अजीत पवार की मौत को 2 महीने लगभग हो चुके हैं। अब आपने क्योंकि इतना जांच किया है, इतनी सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बातचीत निकाली है, 2 महीने बाद आपके डाउट्स क्या हैं? आप इसे एक एक्सीडेंट मानते हैं, एक सोची समझी साजिश मानते हैं? रोहित पवार क्या सोचते हैं? लेकिन अजीत पवार जी का जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद निवेदन नहीं हुआ, तो कैसे तो भी मैंने 2 दिन पहले एंड में 2 दिन पहले मैंने ये बात छेड़ी, उसके बाद उनको उत्तर देना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद भी सीबीआई की इंक्वायरी होती है, लेकिन इस महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता जो इतने बड़े पद पर है और इतने सालों से यहाँ पर थे, उनकी मौत के बाद अगर कोई इंक्वायरी नहीं होती है जबकि मांग की जा रही है, तो ये सब इशारा किस तरफ करता है और मुख्यमंत्री क्यों इससे बचते हुए दिखते हैं? घाटकोपर मुंबई में एक प्लेन क्रैश हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसमें 6 जन की मौत हुई थी। अभी वहाँ पे सेम विषय है, एयरप्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे 6 लोग गए, यहाँ पे 5 लोग गए। अभी वहाँ पे जो बीजेपी के एक नेता है वो पुलिस स्टेशन गए, बीजेपी की सत्ता थी और उन्होंने प्रेशराइज करके एफआईआर करके लिया, वहाँ पे एफआईआर हुआ और यहाँ पे एफआईआर नहीं हो रहा। वीएसआर ये जो कंपनी है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। चोर ही एक कमेटी बना रहा है और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हाँ। जय पवार पे प्रेशर है। जय को शायद प्रफुल्ल पटेल और ये जो तटकरे हैं उसके साथ कुछ बीजेपी के नेता उन्होंने प्रेशराइज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने के लिए बोला है। अजीत दादा का एक्सीडेंट होने के बाद वीके सिंह के कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने 80 करोड़ रुपए का पेमेंट वापस किया है, 80 करोड़ रुपीज। कल जाके वीके सिंह अगर बोलेगा मुझे जानबूझ के एक्सीडेंट करवाने के लिए इस व्यक्ति ने कहा या मेरे कंपनी में ये लोग इन्वेस्टेड है, तो बहुत सारे लोग अड़चन में आ सकते हैं। दैट्स द रीज़न वाई वीके सिंह को वहाँ पे बचाया जा रहा है। तो अगर दादा की जगह किसी को लेनी है तो एक ही पर्याय था कि उनको हेल्थ या उनका लाइफ ख़त्म हो जाए। प्रफुल्ल पटेल एंड सुनील तटकरे ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र दिया था कि अगर अध्यक्ष को कुछ हो जाता है तो वर्किंग प्रेसिडेंट शुड बी गिवन ऑल द पावर। मतलब इन दोनों को पार्टी की पावर लेनी थी। क्या ये पूरी तरीके से प्लान है अजीत पवार जी की मौत के बाद एनसीपी को टेक ओवर करने का? प्लान पहले बना, मौत के पहले प्रफुल्ल पटेल या तटकरे उनको बीजेपी के सामने अपना खुद का महत्व रखना है, तो अधिकार तो चाहिए होंगे, उनके पास आज अधिकार नहीं। एक्सीडेंट होने के इमीडिएटली 2 दिन बाद पीयूष गोयल जी बोलते हैं कि प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष बन गए। दैट मीन्स इट वॉज प्लान्ड। ऐसे ही तो लग रहा है ये सब कुछ करके 4th डे पे सुनित्रा काकी को वहाँ पे शपथ नहीं लेनी थी, फिर भी प्रेशराइज करके इन दोनों ने और कुछ भाजपा का नेता ने इन्वॉल्वमेंट लेके शपथ करवा दी, जो गलत थी। इट वॉज अगेंस्ट सुनित्रा काकीज विल ऑल्सो एंड चिल्ड्रंस विल ऑल्सो, बट इट हैपेंड। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप समझ लें महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, उनकी मौत को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 28 जनवरी को जब वो बारामती जा रहे थे, तब जिस फ्लाइट में वो जा रहे थे, जिस प्लेन में वो जा रहे थे बारामती में, जहाँ पर वो हादसा हुआ उसके बारे में हम सभी को पता है, लेकिन तब से लेकर अब तक कई सारे सवाल मौजूद हैं। और इस सब के बीच में एक शख्स, अजीत पवार के भतीजे जो खुद महाराष्ट्र के विधायक हैं, रोहित पवार जी, वो लगातार मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। वो ना केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मुंबई में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दिल्ली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन अपने चाचा की मौत के सवालों को लेकर आप देखिए कि कितने लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के नेताओं को अगर आप छोड़ भी दें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संजय सिंह, कनिमोई, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये तो कुछ ही लिस्ट निकालें, इससे कई ज़्यादा लोगों से इन्होंने मुलाकात की। और मांग क्या है? मांग ये है कि उनके चाचा की मौत को लेकर यहाँ पर सही से जांच की जाए। इस मांग को लेकर वो लगातार आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ खुद रोहित पवार जी मौजूद हैं। नमस्कार सर और बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया, लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं और आप अकेले हैं जो लगातार पूरे मामले को लेकर न केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो मीडिया का काम होना चाहिए था जांच का, वो भी आप लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स को लेकर आपने सवाल उठाया, वीएसआर कंपनी को लेकर सवाल उठाया। पहला सवाल यही है, क्योंकि अजीत पवार की मौत को 2 महीने लगभग हो चुके हैं,
अब आपने क्योंकि इतना जांच किया है, इतनी सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बातचीत निकाली है, 2 महीने बाद आपके डाउट्स क्या हैं? आप इसे एक एक्सीडेंट मानते हैं, एक सोची समझी साजिश मानते हैं? रोहित पवार क्या सोचते हैं? देखो, एक तो आपने बोला मैं अकेला लड़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ आप जैसे जो मीडिया चैनल्स है या मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स है, जो पत्रकार है, उसी के साथ लोगों का जो सपोर्ट मिला, उसके कारण एक अलग तरीके की पावर या शक्ति या इस लड़ाई में लड़ने का जो जज्बा लगता है वो वहाँ पे मुझे मिला। इसलिए आपके माध्यम से लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लड़ाई में सपोर्ट किया। आगे भी आपका सपोर्ट डेफिनेटली वहाँ पे लगेगा। देखो, एक्सीडेंट जब हुआ था तब सभी को लगा कि एक्सीडेंट है, लेकिन कोई भी चीज़ जब होती है तब कुछ ना कुछ तो डाउट रहता है। डाउट मेरे मन में था, लेकिन उसी दिन मेरे ग्रैंडफादर में पवार साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इट इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अभी वो स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? इफ़ यू लुक एट इज स्टेटमेंट, वो खुद कभी पढ़ के बात नहीं करते, लेकिन उस दिन उन्होंने पढ़ के बात की। जी। एक तो ही वॉज इमोशनली डाउन, सेकेंड दूसरे दिन करीबन 15-16 लाख लोग जो अंतविधि होता है उसके लिए आने वाले थे, वो तो आइडिया ही था। अगर उनके तरफ से कोई और स्टेटमेंट जाता जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता या लोगों को उत्साहने जैसा होता, तो दूसरे दिन कुछ भी हो सकता था। तो लोगों को कुछ न हो, इसलिए उन्होंने बहुत सेफ स्टेटमेंट वहाँ पे दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले, फ़ोन आए, एक्स VSR, एक्स DGCA, पुलिस, सबके माध्यम से मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे जो अभी भी है, जिसका आंसर अभी तक मिला नहीं। और जब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी का जो थियरी है वो वहाँ पे निर्माण हो जाता है। 27 तारीख को वो गाड़ी से जाने वाले थे, उन्होंने क्यों कैंसिल किया? फिर प्लेन बुक किया, फिर विजिबिलिटी नहीं था। एंड बाय लॉ कोई भी VIP या कोई भी व्यक्ति, आप या मैं, कोई भी, यू कांट फ्लाई, यू कांट टेक ऑफ, यू आर नॉट अलाउड टू टेक ऑफ। जब विजिबिलिटी कम होते तब भी क्यों अलाउ हुआ, ये प्रश्न वहाँ पे था। उसी के साथ 3 ब्लास्ट कैसे हुए? तो ये जो डाउट्स है वो डाउट्स है। दूसरी बात, नॉर्मल FIR, मतलब किसी भी व्यक्ति को इस देश में कोई भी चीज़ के लिए FIR करने का वो अधिकार है, और पुलिस का वो ड्यूटी है कि वो एक्सेप्ट करने का। लेकिन FIR अभी तक नहीं हुआ था। देन आई हैड टू गो टू कर्नाटका में जाके ये करके लिया, बिकॉज 0 FIR ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराने टाइम से है, लेकिन 2023 को वो कंपलसरी हुआ जी। तो महाराष्ट्र में मैंने ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं राहुल गांधी जी से जब मिला तो ही गेव मी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। 45 मिनट्स उन्होंने विषय को बहुत डिटेल में समझा। फिर मैंने जब बोला कि FIR ही नहीं हो रहा, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। एंड देन ही सेड, एक बहुत सुंदर लाइन उन्होंने की कि अगर वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा तो ऐसे राज्य में जाओ जहाँ पे अच्छा प्रशासन, अच्छा शासन है और वहाँ पे न्याय मिल सकता है। ही डिडंट टेल मी एनी नेम ऑफ एनी स्टेट। देन आई वेंट टू कर्नाटका, बिकॉज गवई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख थे महाराष्ट्र से थे, एंड उनके ऊपर किसी ने शूज़ फेंका था, तो उनके अगेंस्ट जो व्यक्ति है उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र में 0 FIR करने की कोशिश हुई, जो किसी ने करने नहीं दिया। कर्नाटका में हुआ था, तो वो रेफरेंस होने के कारण मैं कर्नाटका में गया एंड आई गॉट द FIR डन। सो अगर FIR नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो कि CBI को मुझे ये इन्वेस्टिगेशन देना है, लेकिन करीबन 50 दिन हुए, एक्सीडेंट को 60 दिन हुए, रिक्वेस्ट करके 50 दिन हो गए, अभी तक वो जो CBI को जाना है प्रस्ताव नहीं गया। दूसरी बात, सुशांत सिंह के बारे में दूसरे दिन केंद्र सरकार ने वो एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे 50 दिन हो गए अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। अपर हाउस, मतलब सॉरी, पार्लियामेंट एंड महाराष्ट्र सेशन में बहुत बार कोशिश करने के बाद भी बात करने की नहीं दी हमको इस विषय पे। और एक आप समझ लो, कोई भी चीज़ अगर होती, जैसे वो खरात का विषय अभी चल रहा है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर निवेदन करते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अजीत पवार जी का जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में निवेदन नहीं हुआ, तो कैसे तो भी मैंने 2 दिन पहले, एंड में 2 दिन पहले मैंने ये बात छेड़ी, उसके बाद उनको उत्तर देना पड़ा। तो ये सब कुछ देखने के बाद अगर कुछ भी नहीं होता तो वो क्या करना चाहिए थे? होम मिनिस्टर साहब ने, रोहित आजा, मेरी जो आंट है, चल बैठते हैं, एकनाथ शिंदे साहब, क्या प्रॉब्लम है, FIR नहीं हो रही,
करने बोलता हूँ। एफआईआर करने से क्या होगा? एफआईआर एक इन्वेस्टिगेशन का बेस हो जाता है। एडीआर टेक्निकल टर्म है, कोई साइकिल से गिरा, लगा, मर गया, जल के मर गया, तो रीजन ऑफ डेथ इज एडीआर। पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यू नीड एफआईआर। तो ये सब चीज़ें न होने के कारण, और जो वीएसआर कंपनी है उसमें इतने बड़े बड़े लोगों के रिलेशन वहाँ पे निकले, जैसे टीडीपी, ये जो पार्टी है, एविएशन मंत्री टीडीपी का है, उसके प्राइवेट एंड कमर्शियल रिलेशनशिप वीएसआर के साथ है। जहाँ पे वो जुबली हिल्स करके एक एरिया है हैदराबाद में, जहाँ पे टीडीपी का वैसे पहले बहुत होल्ड किया करता था, उनका खुद का घर भी है चंद्रबाबू नायडू का, वहाँ पे 40 करोड़ की ज़मीन वीएसआर जो दिल्ली वाला बंदा है वहाँ पे ली। उसके लिए जो फंड आया, तो दैट फंड केम ऑन 30/9/2024, 40 करोड़ आए। जिस बैंक से उनको 40 करोड़ उस दिन मिले, उसी दिन जो टीडीपी की खुद की एक एनबीएफसी है उनको 50 करोड़ आए। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो उससे अगर आप समझ लो, मैं लोगों को भी पूछता हूँ, अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो एजेंसी AAIB, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, अगर वो ही बंदा रिलेटेड है इस वीएसआर के साथ, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें देखने के बाद तो डेफिनेटली देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी, एंड दिस कॉन्स्पिरेसी वेदर ट्रू और फॉल्स can be proved only when the investigation is done. Correct. And unfortunately the investigation is not yet started properly. नहीं, मुझे याद है 18 मार्च को आप लगातार मांग कर रहे थे, जब महाराष्ट्र का ये असेंबली चल रहा था, अभी आपके वो वीडियोस भी वायरल, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 11 बार इन्होंने बजट पेश किया, फिर भी स्पेशल चर्चा, तब स्पीकर ने सीधा आपकी मांग को नकार कर दिया। ये इनके साथ सत्ता में मौजूद है, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जन्मदिन एक दिन है, हर बार वो बातें कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री खुद, जो गृह मंत्रालय उनके पास है, अगर उनके परिवार वालों को डाउट है, और केवल डाउट नहीं, आपने बार बार कई सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके कई बातें बताई, वो हम आगे पूछूंगा भी मैं आपसे, लेकिन इतना सारी चीज़ें करने के बावजूद एक सिंपल एफआईआर लेके जांच क्यों नहीं कर रहे? आपने यही बात पहले भी कही थी, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद भी सीबीआई की इंक्वायरी होती है, लेकिन इस महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता जो इतने बड़े पद पर है और इतने सालों से यहाँ पर थे, उनकी मौत के बाद अगर कोई इंक्वायरी नहीं होती है, जबकि मांग की जा रही है, तो ये सब इशारा किस तरफ करता है, और मुख्यमंत्री क्यों इससे बचते हुए दिखते हैं? इसीलिए तो डाउट निर्माण हो जाता है ना। अभी देखो 2019 में घाटकोपर मुंबई में एक प्लेन क्रैश हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसमें 6 जन की मौत हुई थी। अभी वहाँ पे सेम विषय है, एयरप्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे 6 लोग गए, यहाँ पे 5 लोग गए। अभी वहाँ पे जो बीजेपी के एक नेता है वो पुलिस स्टेशन गए, बीजेपी की सत्ता थी, और उन्होंने प्रेशराइज करके एफआईआर करके लिया। वहाँ पे एफआईआर हुआ और यहाँ पे एफआईआर नहीं हो रहा। अगर कल जाके किसी का भी चार्जर गुम हो जाए, उसका एफआईआर होता है, कबूतर गुम गए, उसका एफआईआर हुआ है। तो इस बारे में एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये सिंपल प्रश्न है। एफआईआर में मैं क्या बोल रहा था कि देखो, मैं 24 फरवरी तक एफआईआर करने की मांग नहीं की। रीज़न इज़, मुझे लगा ठीक है इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, बट डीजीसीए ने एक स्टेटमेंट दिया ऑन 24 फरवरी कि वीएसआर का नॉन कंप्लायंस हमको पता चला, ड्यू टू विच वी आर ग्राउंडिंग 5 लेयरजेट, इट्स अ नेम ऑफ द प्लेन, जिसमें अजित दादा भी वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, 45X लेयरजेट 45X। तो उसके 4 उन्होंने ग्राउंड किए। नाउ नॉन कंप्लायंस, दैट टू इन एयरलाइंस, it's a biggest blunder. Who did it? VSR. Under whose responsibility is to control whether any person is doing compliance or no? It is DGCA. तो DGCA के खिलाफ और VSR के खिलाफ वहाँ पे FIR 100% बनता है। वहाँ पे DGCA नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन वो एक्सेप्ट करते वक्त आप भी गलत हो, ये भी आपने एक्सेप्ट किया। फिर वो एरो कंपनी, फिर उसी के बाद जो गवर्नमेंट के अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी थी कि वीआईपी ट्रैवल करते वक्त ये चीज़ें देखनी, ये चीज़ें नहीं देखनी, इस तरीके से रूल्स फॉलो किए जा रहे नहीं जा रहे, वो देखना, तो दे आर ऑल्सो एट फॉल्ट। एंड ऑब्वियसली 5th पर्सन वॉज अननेम्ड पर्सन, दैट इज कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो होगा, जो जनरली दैट इज अ जनरल एफआईआर। तो इसमें एफआईआर करने की क्या प्रॉब्लम था, लेकिन वीएसआर ये जो कंपनी है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। अभी मैंने टीडीपी का एंगल बताया, जो एविएशन मंत्री है वो खुद
वीके सिंह के बेटे के शादी के लिए जी। जयपुर गया था। उसी के साथ प्रफुल्ल पटेल जयपुर गए थे। प्रफुल्ल पटेल जो अजीत दादा के पक्ष के हैं, उनको तो मालूम है ना वहाँ पे कौन कौन आया, उन्होंने मुंह खोला क्या, बात की क्या, हमारे पास प्रूफ है। सिर्फ जय पवार का एक प्रेजेंटेशन बाकी है, इसलिए आई हैव नॉट कम आउट विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सब देखने के बाद वीएसआर से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जिसके पॉलिटिशियंस के डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्लेन्स है दे आर ऑन वीएसआर नेम। और अजीत दादा जिस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे जिसका एक्सीडेंट हुआ, that particular plane when it was bought for 30 crores, it is totally 100% कैश ट्रांजैक्शन। आपको एक भी उसका वैलिड ट्रांजैक्शन वहाँ पे नहीं देखा। आई हैव रिटन इट टू ईडी ऑल्सो, इनकम टैक्स ऑल्सो, डीजीसीए ऑल्सो। आई एम नॉट कीपिंग, मैं ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ नहीं रख रहा हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं वहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को वहाँ पे दे रहा हूँ और देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि देखते क्या होता है। उसी के साथ मैंने रिक्वेस्ट किया था अंडर सेक्शन 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, AIB रूल्स। उसका कारण है कि एक 11 का है और एक 12 का है। 11 में वो खुद एक कमेटी बनाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब चोर ही एक कमेटी बना रहा है और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो मैंने बोला 12। अभी देखो अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे पायलट के ऊपर डाला गया, तो लेकिन बहुत सारे पायलट का कहना है कि पायलट की गलती नहीं थी। वो जो प्लेन खरीदा था, it was bought in 2004-05 by Mr. प्रफुल्ल पटेल when he was the minister। तो मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन that plane was actually faulty और उसका वो क्रैश हुआ। अभी उनका भी कहना है कि अंडर रूल 12 करो, हमारा भी कहना 12, बिकॉज देयर वहाँ पे यू कैन ब्रिंग इन एक्सटर्नल एजेंसीज, इवन इफ यू वांट यू कैन मेक लीडर ऑफ अपोजिशन एज अ मेंबर ऑफ इट और चेयरमैन ऑफ इट। सो जहाँ पे वो एक जज भी आ सकता है जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अभी वो पत्र मैंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर एंड CM को वहाँ पे दिया, तो उन्होंने अभी वो पत्र लिखा है टू HM ऑफ आर इंडिया अमित शाह जी। अभी लेट्स सी कि 12 के अंतर्गत रियली वो इंक्वायरी होता है कि नहीं होता है। तो देखो हम विरोध में हैं, लेकिन लड़ना तो हम छोड़ नहीं सकते। जैसे कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को या कॉमन मैन को आप पूछो, उनके घर में जो अड़चन आती है गवर्नमेंट नहीं हेल्प करती, उनको खुद को लड़ना पड़ता है। टैक्स भरते हैं वो, फिर भी गवर्नमेंट हर वक्त मदद में नहीं आता, खुद को लड़ता है। आप भी खुद अभी ये चैनल चालू करके यू आर फाइटिंग अगेंस्ट लॉट ऑफ अदर चैनल। सो बेसिकली व्हाट वी हैव इन आवर हैंड इज अ फाइट। तो वो हम अभी कर रहे हैं। तो FIR हमने जो कर्नाटका में फाइल किया, जो कर्नाटका के पुलिस प्रशासन ने हमको मदद की, वो अभी ट्रांसफ़र हुआ महाराष्ट्र को। तो yesterday if you see the discussion and argument and आंसर एंड प्रति उत्तर, वहाँ पे उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया कि वो FIR हम अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अभी मैंने आज जो कंप्लेन है जो प्रूफ के साथ मैंने दी है और FIR में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, उसके बेसिस पे ही अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो डेफिनेटली पॉलिटिकल या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे हमको पता चलेगा। आपने जय पवार की भी बात की, तो बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ कि रोहित पवार बात कर रहे हैं और अजीत पवार के जो बेटे हैं जय पवार, उनकी ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, लेकिन अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैंसिल होते गए और जो जानकारी मिली वो ये कि उनके जो पार्टी के कई सीनियर लीडर्स हैं वो उन्हें मना करते रहे। आपकी क्या बातचीत हो रही है जय पवार से, पार्थ पवार से, सुनेत्रा पवार से, और उनकी ओर से किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? एक और ये जो बार बार आप बात कर रहे हैं और उनके बेटे खुद हैं वो, क्योंकि उन्होंने भी वो वीडियोस पोस्ट किए थे जहाँ पर रोहित सिंह जो कि इस VSR कंपनी के ही मालिक हैं एक तरीके से, वो सोते हुए नज़र आ रहे थे चीफ पायलट सीट पर। आपने भी उसे ट्वीट किया हुआ है। तो उसके बावजूद खुद अजीत पवार के बेटे को अगर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ रहा है, क्या आपको लगता है दबाव उतने बड़े पैमाने पर है कि एक सिटिंग MLA को कर्नाटका में जाकर 0 FIR करना पड़ रहा है, जबकि उनके अंकल खुद सत्ता में मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छे रिश्ते थे, उसके बावजूद आपको 2 महीने लग गए ये सारी चीज़ें करने के लिए? तो क्या आपको लगता है जय पवार पर भी इतना प्रेशर है और इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं? बातचीत होती है? 100% मुझे लगता है कि जय पवार पे प्रेशर है। बातचीत बीच में होती थी, अभी लास्ट 10-15 डेज में बात नहीं हुई। बातचीत भी इमोशनल विषय पे ज़्यादा होती थी एंड ही पर्सनली वांट्स टू फाइट टू गिव जस्टिस टू अजीत दादा, इवन पार्थ यानी काकी ऑल्सो। बट जब आप सत्ता में हो तो देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, और जय को शायद प्रफुल्ल पटेल और ये जो तटकरे हैं उसके साथ कुछ BJP के नेता
उन्होंने प्रेशराइज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने के लिए बोला है। अभी मेरी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मैं जय पवार के बाद ही करूँगा, क्योंकि जय के माध्यम से जो मुद्दे आगे आएंगे वो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर मैं लाऊँ फिर उसके पास मुद्दे वो ही होंगे तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अड़चन आएगी, तो लेट हिम, पहला वो करेगा फिर उसके बाद मैं करूँगा। लेकिन व्हाट आई फील इज़ अगर कोई प्रेशर कर रहा है तो ही शुड कम आउट ऑफ इट एंड ही शुड डू द प्रेजेंटेशन। जी, तब तक आप तो इसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस पूरे मामले पर बात कर भी रहे हैं और आपने VSR ये जो कंपनी है उसे लेकर कई सारे सवाल लगातार उठाए। क्या आप मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री की बात को कल का सुने और उनको ऐसा लगता है कि अब तक उनकी जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है, देयर वर टू मैनी कोइंसिडेंसेस, क्योंकि अजित पवार जो रास्ते से जाने वाले रहते हैं वो प्लेन से जाते हैं, अचानक से जो उनके पायलट्स होते हैं उनका चेंज हो जाता है, वहाँ पर आप पहले दूसरे रनवे पर लैंड होने की बात करते हैं फिर दूसरी जगह की बात करते हैं, लास्ट में पायलट की आवाज़ ही नहीं आता है। और ये मैं नया नहीं कह रहा हूँ, ये सभी बातें जो आपने कही हैं वही कह रहा हूँ। लेकिन ये सबूत जब मैंने आपके इस प्रेजेंटेशन के बाद जब वीडियोस भी बनाए, लोगों का कहना था कि इतने सबूत मौजूद हैं तो जांच की जानी चाहिए। लेकिन अगर अब भी होम मिनिस्टर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अब भी अगर कहते हैं कि अब तक कुछ इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या इसे टू मैनी कोइंसिडेंसेस माना जाए? आप कैसे देखते हैं? इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। नहीं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे हुआ है? हाँ, ये देखो, उन्होंने कल AIB का रिपोर्ट पढ़ा और AIB रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियाँ हैं। बेसिक गलती क्या है कि उन्होंने कहा कि वो राइट बैंक हुआ। जब प्लेन राइट बैंक होता है तो उसका लेफ्ट विंग ऊपर होना चाहिए। करेक्ट। आपने देखा है कि यहाँ पे राइट विंग ऊपर था। हाँ। इट वॉज अ लेफ्ट बैंक। अगर आप टेक्निकल एजेंसी हो और आपको पता ही नहीं है कि लेफ्ट हुआ कि राइट हुआ, सो दैट इज़ द बिगेस्ट फ्लॉ। दूसरी बात, आप बोले कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ को वो प्लेन क्रैश हुआ फिर उसके बाद फाइनल क्रैश हुआ। अरे वहाँ पे कौन सा पेड़ था? बिल्कुल। उसी के साथ कोई भी AIB का जो रिपोर्ट होता है उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके नाम होने चाहिए। अभी किसी का भी नाम नहीं, बिकॉज नो वन वांट्स टू गेट बी पार्ट ऑफ दिस। रीजन इज बहुत सारे फ्लॉज है इसमें। अभी AIB का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ही गलत आता है और उसमें कहा जाता है कि जो ब्लैक बॉक्स है जिसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इतना वो सेफ होता है। और यहाँ का जो ब्लैक बॉक्स है, मैंने फ़ोटो खुद दिए, AIB के रिपोर्ट के पास भी नहीं, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोटो नहीं दिए थे, कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये सब कुछ होने के बाद भी रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां हैं और उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो तो ये गलत चीज़ है। उसी के साथ CID ने अब तक क्या किया, क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने बेसिक जो रिपोर्ट थे, ब्लड रिपोर्ट, वो बताया। बट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे हुआ है? नो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हैज़ इट येट हुआ है। उसी के साथ जब हम CID से बात करते कि आप कब चालू करोगे, AIB का फाइनल रिपोर्ट आएगा तब। 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पे VSR का ही एक प्लेन वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पे वो एक्सीडेंट होने के बाद उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कुछ फालतू सा दिया उन्होंने, उसका फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। सो देयर आर 9 एक्सीडेंट हुए अभी तक। AIB ने 9 एक्सीडेंट का वहाँ पे ये किया इन्वेस्टिगेशन, लेकिन 9 का अभी तक 3 साल 4 साल हुए, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट नहीं आया फाइनल। तो अभी CID बोला फाइनल रिपोर्ट आने दो फिर देखते हैं। मतलब आप 3 साल रुकेंगे, तब तक क्या सब कुछ तो सब भूल जाएंगे या कुछ जो प्रूफ रहेंगे वो भी मैनिपुलेट हो जाएगा। सो एक तो CID वहाँ पे गलत है। अभी CBI के पास जाने के लिए कल मुख्यमंत्री साहब क्या बोले कि अमित शाह जी बोले कुछ रिपोर्ट आना बाकी है। अगर आप फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो वो तो नहीं आने वाला, तो इसलिए मैंने कल रिक्वेस्ट किया कि वो बाजू को रोको, इन्वेस्टिगेशन आप चालू कर दो। तो कल जो भी आपने सुना वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे भी 1% भी वहाँ पे नहीं हुआ। इट इज जस्ट द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो AIB के रिपोर्ट पे बेसिस है और जो ऐसे ही कहाँ से कुछ सुन के वहाँ पे वो रिपोर्ट हमारे पास आया। दूसरी बात, ये जो VK सिंह है इतना होशियार है। एक तो वो बोल रहा है कि मुझे कौन हाथ लगा सकता है। अजीत दादा का एक्सीडेंट होने के बाद VK सिंह के कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने 80 करोड़ रुपए का पेमेंट वापस किया है, 80 करोड़ रुपीस। अगर सीरियसली आपको अजीत दादा को न्याय देना होता तो पहला आप सीज कर देते। दूसरी बात, इन्होंने CM दोनों DCM मिलके एक नया प्रस्ताव बनाया था, एक नया टेंडर निकालने का था। वो क्या था कि CM को एक प्लेन डेडिकेटेड गुड क्वालिटी, दूसरा अजीत पवार को एक और एकनाथ शिंदे जी को एक,
तो दादा को ये मैंने सब मिला के 3 प्लेन हो गए, डेडिकेटेड, वेल मेंटेन, गुड डिसीजन। उसमें एक अजीत दादा ने एक कंडीशन डाली। कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी एक एजेंसी ऐसी होगी जिसका एक भी एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसको इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अभी ये विषय, ये जो लाइन थी किसके लिए अड़चन की थी? VSR। ये टेंडर अपलोड हुआ, फिर ये VK सिंह मंत्रालय महाराष्ट्र में आया, गाली गलौज की कि ये कैसे हो सकता है, ये मुझे तुम काम नहीं मिलेगा, ये कैंसिल करो। वो कैंसिल हुआ। ये इतना ताकतवर आदमी। अभी देखो ना कैसे ही इज कनेक्टेड, TDP के साथ कनेक्शन है, BJP के साथ कनेक्शन है। और देखो, एक प्लेन अगर आप कुछ भी चीज़ कैश में लेते हो, आपके पास इनकम टैक्स के लोग आ सकते हैं, या आप जब इनकम टैक्स को कुछ भेजते हो तो दे कैन फाइंड आउट विथ योर GST एंड ऑल, और आपको नोटिस आती है इसने आखा 30 करोड़ का प्लेन कैश में लिया है, किसने एक्शन लिया क्या उस पर? मतलब कॉमन मैन के लिए आप एक्शन लोगे और ऐसे बड़े लोग जो वेल कनेक्टेड है उसको आप छोड़ोगे, तो ये गलत चीज़ है। तो ये सब कुछ देखने के बाद डेफिनेटली देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू सेव VK सिंह। रीज़न इज, कल जाके VK सिंह अगर बोलेगा मुझे जानबूझ के एक्सीडेंट करवाने के लिए इस व्यक्ति ने कहा, या मेरे कंपनी में ये लोग इन्वेस्टेड है, तो बहुत सारे लोग अड़चन में आ सकते हैं। दैट्स द रीज़न वाई VK सिंह को वहाँ पे बचाया जा रहा है। लेकिन आपके कम से कम प्रेशर के बाद हुआ ये कि CID ऑफिस ने पुणे में कुछ घंटों तक VK सिंह को क्वेश्चन किया, लेकिन आपने तब भी कहा कि VIP ट्रीटमेंट दिया गया। ये क्यों कहा आपने? और कम से कम क्वेश्चनिंग तो शुरू हुई, ये मानते हैं आप? नहीं, देखो, बहुत सारा प्रेशर लोगों के कारण, जैसे मैंने कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। लोगों ने जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, मीडिया ने जो सपोर्ट किया, उसके कारण बहुत बड़ा प्रेशर वहाँ पे हुआ था। इसलिए DGCA को भी VSR पे थोड़ी एक्शन लेनी पड़ी। बहुत इनकम्प्लीट एक्शन है। अभी देखो वहाँ पे कितने फनी एक्शन उन्होंने लिए। उन्होंने 4 प्लेन उसके ग्राउंड किए, उसके पास 7 लेयर जेट है, 2 एक्सीडेंट में गए, 2023 के एक एक्सीडेंट और दादा का एक एक्सीडेंट, और 4 उन्होंने ग्राउंड किए, तो 6 हो गए। एक अभी तक फ्लाइंग कर रहा है। एक तो दुबई परसों जाके आए, इलीगली जाके आए। अच्छा, वो भी प्रूफ हमने वहाँ पे DGCA को वहाँ पे दिया है। अभी देखो, अगर आप इस प्लेन में नॉन कंप्लायंस रखते हो तो आपकी नियत हो जाएगी वो। तो आपके साथ जो बाकी 15 प्लेन है उसके साथ भी आप वैसे ही करोगे जो वो कर रहा है। मतलब इंजन का लाइफ 5000 आवर्स का अगर होगा तो ही इज यूजिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 8000। तो वहाँ पे विराट कोहली ट्रैवल करते हैं, पहले करते थे, अभी उन्होंने कैंसिल किया ऐसे मुझे लगता है। रोहित शर्मा जी ट्रैवल करते हैं, मतलब क्रिकेटर्स ट्रैवल करते हैं, पिक्चर वाले लोग ट्रैवल करते हैं, पॉलिटिशियंस ट्रैवल करते हैं, बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं। अगर इस प्लेन में आगे जाके और अगर एक्सीडेंट हो गए, जिसकी नीयत में ही खोट है, तो कहाँ पे भी शॉर्टकट मारेगा, और वो दूसरा जो प्लेन है जो उड़ रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो एक गलती अगर कोई कर रहा है एक विषय में, अगर उसका एक दुकान है, होटल है, और वो वेजिटेरियन के नाम पे नॉनवेज भी दे रहा है, तो उसकी नीयत में खोट है। बराबर। आप क्या बोल रहे हो कि ठीक है आपका ये 4 डिशेस बैन हो गया, अरे बाकी डिशेस का क्या? तो ये जो चीज़ है ना, तो यहाँ पे, और दूसरी बात आप समझ लो, ये विषय इतना छोटा ही नहीं है, ये अजीत दादा के लेवल तक सीमित नहीं है। भारत में जो सब प्लेन्स है वो अभी ओल्ड होना चालू हुए हैं। मतलब इंडिगो के नए प्लेन्स थे, अभी शायद 10-12 साल के हो गए होंगे। एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था दैट वाज अ 14 ईयर ओल्ड। DGCA आज जिस तरीके से करप्शन के अंतर्गत काम कर रहा है एंड नेग्लिजेंस में काम कर रहा है, जब ये सब प्लेन्स अभी ओल्ड होने चालू हो गए एंड अगर वो नॉन कंप्लायंस जस्ट पैसा लेके, ऑपरेटर का पैसा बचाने के लिए नॉन कंप्लायंस भी अलाउ कर रहा है, तो आगे जाके बड़े बड़े प्लेन अगर गिरना चालू हो गए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। मिडिल क्लास से लेके सब लोग, आज इस इंडिया में करीबन 20 करोड़ से ज़्यादा लोग प्लेन से वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये
छोटा विषय नहीं, बहुत बड़ा विषय है। और शायद इसलिए भी आपको कहीं ना कहीं बार बार रोका जा रहा है और ये पूरे मुद्दे को उठाने से रोका जा रहा है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हम मौजूद हैं और महाराष्ट्र में अभी अशोक खरात का भी एक मुद्दा लगातार चल रहा है। इस सब के बीच में आपने एक बार फिर से ट्वीट करके और ये सारी चीज़ें अगर अभी हम जोड़ें तो अजित पवार जो सहयोग सोसाइटी का यहाँ पर उनका घर मौजूद था, वहाँ पर ब्लैक मैजिक की तस्वीरें सामने आई थी। बाद में उनकी मौत हुई। अब ये अशोक खरात का मामला सामने आया, जिसके बाद पता चला कि कई पॉलिटिशियंस जो हैं वो ब्लैक मैजिक करते थे। और क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे हैं कि क्या कुछ लोगों की नीयत थी कि अजित पवार की मौत हो या वो चुप हो जाए हमेशा के लिए, तो क्या आप ये मानते हैं, इन सभी चीज़ों को आप कनेक्टेड देखते हैं? ये तस्वीरें भी सामने आई थी। एक तो ब्लैक मैजिक को मैं नहीं मानता, हाँ, लेकिन कोई भी ब्लैक मैजिक जब करता है उसके पीछे एक इंटेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो अपना राज्य है, इट्स अ वेरी सेक्युलर, वॉज वेरी सेक्युलर। अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारा नेता वहाँ पे देखो तो ब्लैक मैजिक के पीछे भाग रहे। ब्लैक मैजिक में कैसे होता है कि वहाँ पे जो हमने सुना है वहाँ पे डॉल्स की जाती है। करेक्ट। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, जहाँ पे आपका खून निकाला जाता है और डाला जाता है। उस डॉल में किसी के जो बाल हो या कुछ जिसको आपको तकलीफ़ देनी है उसके बाल वगैरह होते हैं। फिर वो पूजा होता है, फिर वो जो भी किया जाता है। तो मेरा कहना है ब्लैक मैजिक छोड़ दो, इंटेंट ऑल्सो मैटर। करेक्ट। अगर आपका इंटेंट है कि एक व्यक्ति की जगह आपको लेनी है, तो जगह कैसे ले सकते हो कि वो व्यक्ति बीमार पड़े और बोले चल अभी मैं बीमार हूँ तू ले ले, या पॉलिटिकली वीक हो जाए, अभी ठीक है अभी तू ले ले। ये तो अजित दादा के बारे में नहीं होने वाला था। तो अगर दादा की जगह किसी को लेनी है तो एक ही पर्याय था कि उनको हेल्थ या उनका लाइफ ख़त्म हो जाए। वो इंटेंट है। अभी ये किसने किया वो मैं नहीं बोल सकता आज, लेकिन दादा के घर के बाहर जब दादा जिंदा थे तब बारामती में पूजा होता है और हमको पता चला मुंबई में भी पूजा हुआ था। तो वो पूजा किसके लिए थी? उसी के बाद इमीडिएटली दादा का एक्सीडेंट हुआ। 2 दिन में दूसरे दिन गोयल साहब जो है मंत्री है बीजेपी के, पीयूष गोयल, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रफुल्ल पटेल अभी अध्यक्ष बन गए। बाद में बोला स्लिप ऑफ टंग, आई डिडंट नो, पत्रकार पे डाल के वो फ्री हो गए। लेकिन कल मैंने जो पेपर बाहर लाया है, 16 फरवरी को प्रफुल्ल पटेल एंड सुनील तटकरे ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र दिया था कि अगर अध्यक्ष को कुछ हो जाता है तो वर्किंग प्रेसिडेंट शुड बी गिवन ऑल द पावर्स। मतलब इन दोनों को पार्टी की पावर लेनी थी। तो देखो पूजा होना, वो कैसे पता चला? एक तो वीडियो बाहर आया। पूजा करने वाला इस महाराष्ट्र में सबसे बड़ा व्यक्ति खरात, उस खरात के और दादा के कुछ जो पदाधिकारी थे उनके संबंध, उसी के साथ 27 तारीख की बैठक जो जनवरी में थी जो मैंने उस वहाँ पे बताई थी, उसी के साथ इन्होंने 16-18 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को पत्र दिया। गोयल जी, पीयूष गोयल जी वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे। तो फिर कॉन्स्पिरेसी तो दिख रही है ना, है नहीं है वो नहीं मालूम कि फिर पीयूष गोयल जी और ये सब साथ में मिले थे क्या? दादा के एक्सीडेंट के पहले ही मीटिंग हुआ था या बाद में मीटिंग हुआ था? पीयूष गोयल जी ऐसे ही कैसे बोल दिए? उसी के बाद 18 तारीख को फिर एक पत्र जहाँ पे प्रफुल्ल पटेल को पूरी पावर देने का वहाँ पे हुआ था। और ये सब फिर 10 तारीख को, मुझे इस महीने के 10 तारीख को सुनीता ने एक पत्र दिया और उसमें उन्होंने पूरी पावर अपने हाथ में वहाँ पे ले ली। तो ये अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो, डॉट्स को अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो तो कॉन्स्पिरेसी तो दिख रही है। लेकिन सिर्फ इसको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में उसके लिए दिक्कत आ रही है। जी, लेकिन आप लगातार प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का नाम भी ले रहे हैं और जिन दर्शकों को नहीं पता है, रोहित पवार जी की ओर से एक पत्र सामने लाया गया और ये पत्र अजित पवार जी के मृत्यु के 18 दिन बाद चुनाव आयोग को लिखा गया था, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और बृजमोहन श्रीवास्तव, इन्होंने अजित दादा की मौत के बाद पत्र लिखा ये कहते हुए कि एनसीपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड किया गया है और जो भी ताकत एनसीपी की है वो वर्किंग प्रेसिडेंट को दिया जाए। बाद में जब सुनेत्रा पवार अध्यक्ष बनी तब उनको इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर कहना पड़ा कि दादा की मौत से लेकर उनके अध्यक्ष बनने के बीच में जो भी फैसले लिए गए हैं उस पर आप रोक लगा दो। क्या ये पूरी तरीके से प्लान है अजित पवार जी की मौत के बाद एनसीपी को
टेक ओवर करने का, नंबर 1। और नंबर 2, तस्वीरें आपने भी देखी है, हमने भी देखी है कि सुनेत्रा पवार जी को बोलने से रोका गया। वो बोला गया अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो मत, उनके कुछ पदाधिकारी आपस में बात करते हैं, फिर उनको बोलते हैं आप चले जाओ, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पूरे पिक्चर को देखें तो क्या कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं? हमने दूसरे पार्टीज़ का हॉस्टाइल टेक ओवर महाराष्ट्र में देखा हुआ है, देश भर में भी ये हुआ है। क्या इसी तरह से पूरा प्लान चल रहा है कि एनसीपी जो पवार फैमिली के पास रहा है, अजीत पवार के पास वो पार्टी का एक बहुत बड़ा गुट रहा है, वो अब उनसे निकाल कर सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल ले लें और आप नाम लेकर इन लोगों के ऊपर लगातार बोल रहे हैं? देखो, वो तो पार्टी अलग है। हाँ, पार्टी में आज क्या हो रहा है उससे मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पे बोला कि क्या प्लान चल रहा है कि अजीत दादा के मौत के बाद पार्टी को कंट्रोल में लेने का, दिस इज़ टोटली पॉलिटिकल नाउ। बट प्लान पहले बना मौत के पहले या बाद में अभी हो रहा, दैट इज़ वेयर आई वांट टू फोकस ऑन। तो इफ़ इट वाज डन बिफोर अजीत दादाज एक्सीडेंट, तो देयर आई नीड टू नो, was it really done? Are these people or anyone from BJP or any power is also involved in this? This is my question. अभी now वो पूरा क्लियर कट दिख ही रहा है कि they wanted to take control of the party. देखो, इनको पार्टी का कंट्रोल क्यों लेना है? कल जाके सुनेत्रा काकी अजीत दादा के विचार पे 100% चलेगी। लेकिन अगर प्रफुल्ल पटेल या तटकरे उनको बीजेपी के सामने अपना खुद का महत्व रखना है तो अधिकार तो चाहिए होंगे। उनके पास आज अधिकार नहीं है। और जो मुझे पता है, जो 8 तारीख को मीटिंग हुआ था जहाँ पे अध्यक्ष सुनेत्रा काकी को वहाँ पे अध्यक्ष चुना था, वहाँ पे उन्होंने उनका नाम डिक्लेयर किया, बट टेक्निकली दे आर नॉट इलेक्टेड। अच्छा, दे आर नॉट, सिर्फ नाम के लिए है जो मुझे पता चला है। तो ना अगर पावर ही नहीं होएगा तो हाउ विल दे गो एंड मीट मोदी जी, अमित शाह जी? वो बोलेंगे आपके पास पावर ही नहीं, आप मत आओ। तो उनका रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा, नेगोशिएशन ख़त्म हो जाएगा, कल जाके अगर मंत्री होना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो उसके कारण दे वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ द होल पार्टी। और दूसरी बात, दादा को इनकी जो काम करने की स्टाइल थी, देखो दादा और जो अलग दूसरे नेता है वो एक्चुअली प्रचार में घूमे, लोगों में गए, फिर उसके बाद उनके एमएलएस वहाँ पे चुन के आए। लेकिन ये जो 2-3 लोग हैं वो क्या कर रहे थे उनको ही मालूम। तो दे वर नॉट टेक्निकली इन्वॉल्व, दैट इज़ व्हाट वी केम टू नो फ्रॉम दादा। उसी के साथ फिर ब्यूटी पार्लर का भी बिल पार्टी से निकाला गया। अच्छा, फिर पर्सनल हेलीकॉप्टर ट्रैवलिंग का बिल पार्टी से निकाला गया, जो दादा को अच्छा नहीं लगा था। और एक कोई कंसल्टेंट है, कुछ क्रिमिनल बॉक्स करके कुछ इसका नाम है, मुझे नहीं मालूम, तो उसका जो पेमेंट, बहुत सारा पेमेंट, तो एक आध कंसल्टेंट क्या होता है कि वो सर्वे करता है, दैट्स इट, लिमिटेड टू दैट। बट एक आध कंसल्टेंट अगर आपको राजनीति सिखाना चालू कर दे तो वो कंसल्टेंट नहीं रह जाता, उसके इंटरेस्ट आ जाते पार्टी में। दादा को वो अच्छा नहीं लगा था, तो इसके कारण उसको निकालना था। लेकिन ये तो प्रफुल्ल पटेल जी और सुनील तटकरे का दोस्त था, ऐसे हमने वहाँ पे सुना है। तो ये सब जो डिस्कशन दादा के एक्सीडेंट पहले जो हुई थी, अभी दादा तो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति था। दादा के बाद इनको लगा कि शायद ऐसे ही हम कुछ कर ले, किसी को पता नहीं चल जाएगा, लेकिन पता तो चल गया। तो सिर्फ रेलेवेंस क्या है कि दिस प्लान, वॉज इट डन बिफोर और वॉज इट आफ्टर मूव? दैट इज़ माई क्वेश्चन। बिकॉज एक्सीडेंट होने के इमीडिएटली 2 दिन बाद पीयूष गोयल जी बोलते हैं कि प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष बन गए। दैट मीन्स इट वॉज प्लान्ड, ऐसे ही तो लग रहा है। एंड देन इन्होंने वो प्रोसेस चालू कर दी कि चलो अभी पत्र लिखो इलेक्शन कमीशन वगैरह। इसलिए मुझे इस विषय के लिए थोड़ा सा डाउट है, ये टेक ओवर वाला। लेकिन एक और बात, क्योंकि हम पॉलिटिकल हो भी गए हैं, ये चल रहा था कि, और ये बात बहुत जगहों पे बाहर भी आई थी कि दोनों जो एनसीपी थे और वो तो आने वाले जो जिला परिषद के चुनाव थे वो भी एक साथ ही लड़ भी रहे थे। तो एक बार फिर से दोनों पार्टियां साथ में आ जाएगी, ये वाली बात सामने आ रही थी। आप उस मीटिंग में शामिल थे, अजीत दादा शायद वापस चाह रहे थे कि दोनों पार्टियां साथ में आ जाएं। और कहीं ना कहीं ये बात हो रहा था कि विचारों के चलते हो सकता है कि उनकी पार्टी भी विपक्ष में आ जाए
और ये पहले भी देखा गया कि कई मुद्दों पर मैंने 2024 में जब इलेक्शंस चल रहे थे महाराष्ट्र के, तब डॉक्टर रॉय के साथ, प्रणय रॉय के साथ हमने डिकोडर में जब अजित पवार का इंटरव्यू किया था, वो अभी मैंने डाला भी था उनकी मौत के बाद, तो बहुत लोगों को पसंद आया। जब मैंने उनसे पूछा था कि ये जब नरेंद्र मोदी आते हैं और बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है कहते हैं, तो अजित पवार ने कहा था मैंने मोदी जी के मुंह पर कहा है कि ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी, ये एक सेक्युलर स्टेट है, और अजित पवार के बारे में वो कहा भी जाता था। तो क्या आप मानते हैं कि जो मर्जर की बात चल रही थी वो भी लोगों को पसंद नहीं आई थी, और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, और आगे जाकर वापस से ऐसा मर्जर ना हो जाए इसलिए भी टेक ओवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है? पहले क्या बातचीत चल रही थी क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे, और क्या अब भी क्योंकि सुनेत्रा पवार हैं, अजित पवार के परिवार से आते हैं, आप लोग एक साथ हैं, और ये खतरा बरकरार है कि आगे भी दोनों पार्टियां साथ में आ जाएं, उसके वजह से भी टेक ओवर की कोशिश है? देखो, अगर आप मेरी बात करो, एक तो हमारे फैमिली को जो पहचान है वो किसने दी होगी, तो मेरे ग्रैंडफादर शरद पवार जी, उनके कारण हमारे फैमिली को पॉलिटिकल पावर मिली, लोग पहचानना चालू कर दे। उसका फ़ायदा अजित दादा को भी हुआ और हमको भी वहाँ पे हुआ। लेकिन राजनीति में मुझे किसने लाया होगा, तो दादा ने लाया, बिकॉज ही वॉज द एक्टिंग, मतलब ही वॉज वेरी एक्टिव पॉलिटिकली। दूसरी बात, मेरी शादी भी उन्होंने तय की है। अच्छा। तो इमोशनली वी वर वेरी कनेक्टेड। दे यूज्ड टू कॉल मी चिरंजीव। चिरंजीव मतलब बेटे जैसा। I used to call my son also Chiranjeev, and for others he generally used beta and all. अभी जब दादा ने साहब को छोड़ा, तब मेरा वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हुआ या डिस्कशन हुआ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, why at this age and why at this juncture. देन वो विकास वगैरह वो विषय, वहाँ पे हमारा जो भी है डिस्कशन या झगड़ा या जो भी आप बोलो, प्यार का झगड़ा, डिसएग्रीमेंट हुआ। फिर देन सुप्रिया ताई ने बारामती की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी, बिकॉज शी ऑल्सो हैड टू फोकस ऑन होल ऑफ महाराष्ट्र। साहब तो सब खुद देख ही रहे थे, इस एज में भी लड़ रहे थे। तो देन बारामती में मैंने कार्यकर्ता, वहाँ के लोग, पदाधिकारी, इनको विश्वास में लेते, और पवार साहब को ताई का काम देखने के बाद वहाँ पे हमको विजय मिला। लेकिन मेरी काकी वहाँ पे मैं उस इलेक्शन में हार गई। फिर देन अजित दादा और मैं जब उसके बाद बात किए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यू मेड अ पॉइंट, आई दैट टाइम मेड अ मिस्टेक इन द सेंस इमोशनल मिस्टेक, साहब को मैंने छोड़ा वगैरह, बट पॉलिटिकली ये करना पड़ता है। तो देन विधानसभा आई फोकस्ड ऑन सम अदर एरियाज, आई वाज नॉट एबल टू कम टू बारामती टू दैट एक्सटेंट। फिर जैसे ही एमएलए की इलेक्शन हो गए थे, तो दादा ने जब हमारी बात हुई, तो ही सेड, बिकॉज देखो 18 साल के जब अजित दादा थे तो उनके पिताजी गुजर गए, उसके बाद पवार साहब ने उनको बेटे जैसा बड़ा किया। सुप्रिया ताई एक लड़की थी, उनको एक ही लड़की है, तो अजित दादा वॉज जस्ट लाइक अ सन, एंड अजित दादा के जो भाई है श्रीनिवास काका, जस्ट लाइक अ सन, लाइक बहुत क्लोज फैमिली था, बहुत इमोशनली वो कनेक्टेड थे। तो वैसे बहुत डिस्टर्ब होते थे कि साहब को मैंने छोड़ा, साहब को छोड़ा। और तो जैसे ही एमएलए का इलेक्शन हो गया, तो देन ही मेड द फर्स्ट मूव कि चलो साथ में आते हैं, लेट्स कम टुगेदर एज अ फैमिली। सो वो जो निर्णय था या डिसीजन था, मोर देन पॉलिटिकल, इट वाज इमोशनल, एंड ही रियली ट्राइड हार्ड कि चलो साथ में आते हैं। देन पवार साहब ने भी बोला कि आप सबको विश्वास में लेके यू टेक अ कॉल, बिकॉज पवार साहब का स्टाइल थोड़ा सा वेरी डेमोक्रेटिक है, या आप सबको विश्वास में लो। तो फाइनली सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था। उसके साथ उनके पार्टी में, दादा के पार्टी में ये जो लोग हैं, क्योंकि अगर साहब आएंगे वापस, अगर मेरे जैसा एक आध अग्रेसिव बंदा वहाँ पे आएगा, सुप्रिया ताई आएगी, तो उनका रिलेवेंस कम हो जाएगा, इट विल फैमिली का रिलेवेंस बढ़ जाएगा, ऐसे उनको लगा होगा शायद। सो सम ऑफ देम वर नॉट कंफर्टेबल व्हेन अजित दादा वाज कंफर्टेबल, बिकॉज अजित दादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज्ड टू टॉक ओनली टू एमएलएस एंड पीपल। तो उनको पता चला कि लोग और एमएलए चाहते कि सब साथ में आ जाए, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया था 12 फरवरी को डिक्लेयर होने वाला था, बट इट वाज डेफिनेटली नॉट लाइक बाय फ्यू पीपल। अभी अनफॉर्चुनेटली दैट एक्सीडेंट हैपेंड, एंड उसमें भी बहुत जन ने उनके पार्टी से, ये जो 2-3 लोग मैं जो नाम ले रहा हूँ, उनकी तरफ से बहुत बड़ी राजनीति हुई थी। अभी पवार साहब का अगर आप देखो, कभी भी वो लिख के स्टेटमेंट नहीं देते, मतलब लिख के पढ़ के नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते। तो ही वॉज सो इमोशनली डिस्टर्ब व्हेन ये एक्सीडेंट हुआ, बिकॉज बेटा ही गया ना, ऐसे ही था।
तो उसमें भी उन्होंने कुछ शायद डाउट ले लिए कि पवार साहब अगर यहाँ पे आएंगे तो पवार साहब पूरा कंट्रोल लेंगे। यार पवार साहब इमोशनली वाज नॉट इन अ मेंटल स्टेट टू टेक एनी कॉल दैट टाइम, और हमारे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने ही ये सब कुछ करके 4th डे पे सुमित्रा काकी को वहाँ पे शपथ नहीं लेनी थी, फिर भी प्रेशराइज करके इन दोनों ने और कुछ भाजपा का नेता ने इन्वॉल्वमेंट लेके शपथ करवा दी, जो गलत थी। It was against Sunitra Kaki's will also and children's will also, but it happened. And then फिर जो बाद में हुआ तो definitely। और दूसरी बात, अजित दादा इन लास्ट 4 months बीजेपी के खिलाफ बोल रहे, तो when this alliance the merger would have happened, only we know कि दादा मर्जर के बाद हमारे साथ जमीन पे लड़ने वाले थे on behalf of people against the existing government, या हम वहाँ पे सत्ता में जाने थे, वो हमको ही मालूम है। लेकिन अभी जो बंदा चाहता था वही आज नहीं रहा, तो फिर मर्जर की क्या बात करें, या मर्जर से कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि इट वाज मोर ऑफ ए इमोशनल डिसीजन। अजीत दादा साहब को साथ में लाना, अभी दादा ही नहीं है तो फिर मर्जर का विषय आता ही नहीं। लेकिन ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि, और ये बात लोगों को भी मैं बता दूं कि लगातार अगर आप उस समय के हेडलाइंस देखें तो बीजेपी के करप्शन पर लगातार अजीत दादा बोल रहे थे। लेकिन आपका कहना है कि सुनेत्रा पवार डिड नॉट वांट टू टेक द ओथ ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उस दिन भी शरद पवार साहब का एक बयान आया कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो ओथ लेने वाली हैं, और फिर यहाँ से पार्थ पवार जाते हैं और पवार साहब से मुलाकात करते हैं, उन्हें प्रेशराइज किया गया, आप ये बात कह रहे हैं, और अगेंस्ट हर विल ये हुआ है। और अब भी उनके पास जो ताकत होनी चाहिए और जो एक तरीके से अथॉरिटी होनी चाहिए वो उनके पास अब भी नहीं है। ये देखो, अभी पॉलिटिकली शी इज़ लेस एक्सपीरियंस्ड। सोशल, अगर सोशल काम की बात करें या सोशल वर्क की बात करें, शी इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। और ये बहुत बड़ा धक्का है, पति जब जाता है या सपोर्ट जब जाता है तो बहुत बड़ा धक्का होता है, और बहुत कम टाइम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर आ जाती है तो उसमें डिसीजन मेकिंग इनिशियली थोड़ा सा स्लो लगता है। तो देन यू हैव टू रिलाई ऑन पीपल हु आर अराउंड। करेक्ट। पर जो लोग आपके आसपास है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल आर द MLAs एंड द पोस्ट होल्डर्स ऑफ द पार्टी एंड कार्यकर्तास। So what I would say is to take them in confidence is more important. But if you rely on 2-3 people who, as it is now, it is clear they wanted to take control of the party, तो फिर पार्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। करेक्ट। आई डोंट नो वेदर उनको वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं हुआ, बट आगे के कुछ दिन में जब वो महिला अध्यक्ष बदली जाएगी कि नहीं जाएगी वो उनका विषय है। वो अगर बदला दिया तो दैट मीन्स शी हैज स्टार्टेड टू टेक कंट्रोल ओवर हर पार्टी। ओके। जब ये पूरा मामला आपने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और मुझे याद है 58 पेजेस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था, मैंने लिखा भी था यहाँ पर, 53 पेजेस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था। उसमें भी आपने 2-3 चीज़ें कही थी। आपने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से अजित पवार ने प्लास्टिक के बोतल से पानी पीना बंद कर दिया था, कांच के बोतल से पानी पी रहे थे। और तो उन्होंने आपसे ये भी कहा था कि अगर तुम किसी तुम्हारे करीबी है कोई जिस पर तुम्हें विश्वास है और उसके पास जहाज़ है जिससे तुम जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। समय बहुत ख़राब चल रहा है। क्या उन्हें तब भी खतरा था, उन्हें यह एहसास हुआ था? क्योंकि ये बात आप भी बता सकते हो, आपके सामने ये सारी बातें आई थी कि वो कांच के बोतल से पी रहे हैं, आपने एक तरीके से बताया भी था वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन में ये सारी बातें। क्या अजित पवार को भी ये समझ में आ रहा था कि उनके आसपास खतरा है? आप अब जब 2 महीना हो चुका है, आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, देश भर में लोग देख रहे हैं, आप जाकर इस पूरे मुद्दे को पहले दिन से ही लगातार उठाते आए हैं, आप क्या सोचते हैं आप जब इस पूरी चीज़ों को या उनके साथ के कॉन्वर्जेशन को आप देखते हैं? ये देखो, डेफिनेटली उनको कहा ना कहा तो भी ऐसे लग रहा था कि उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। इस देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो विरोध में हैं और कुछ सत्ता में हैं, जो ऑफिस में भी पानी नहीं पीते, बाहर भी नहीं पानी पीते। उनको खाना देने वाला एक स्पेसिफिक व्यक्ति होता है, पानी देने वाले सिक्योरिटी के वो भी विश्वास के लोग होते हैं, और कांच के बोतल में भी पानी लेते हैं। क्योंकि प्लास्टिक बोतल में किसी की भी तरह से बोतल को छेड़छाड़ करने के बाद या उसमें इंजेक्शन के बाद वहाँ पे पॉइजनिंग हो सकता है। बहुत सारे नेता हैं
एक तो नेता ऐसे है कि जो अपने जो ये होता है टिफ़िन बॉक्स, उसके लिए एक कोड होता है, रोज़ वो कोड घर से आता है और उसी के हिसाब से वो खोल के खाना खाते हैं। अच्छा। दिस इज़ द सिचुएशन इन इंडिया टुडे, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, एंड इट इज़ ट्रू। और दादा को भी डेफिनेटली, दादा तो घूमते थे, लोग मिलते थे, कुछ सत्ता के लोग भी उनसे बात करते थे, कुछ विरोध के लोग भी बात करते। तो देन इन लास्ट फ्यू मंथ्स उन्होंने प्लास्टिक बॉटल बंद करके ही हैड स्टार्टेड टू ड्रिंक इन कांच की बॉटल, दैट टू सिक्योरिटी अगर देगा तो ही। और खाने के बाद ही वॉज वेरी केयरफुल कि कहाँ पे खाना है, कहाँ पे नहीं खाना, घर का खाना हो या पहचान का व्यक्ति हो तो वहाँ पे ही यूज्ड टू ईट इट। तो डेफिनेटली दैट वाज अ स्टेप वेर इन ही वॉज may not be worried, but he was cautious. अभी why he was cautious he only would know। और वो प्लेन का भी उन्होंने बोला था कि किसी दोस्त को बोल के अगर प्लेन लिया जाए और वो इस्तेमाल करे या फैमिली इस्तेमाल करे तो ज़्यादा उचित होगा। तो शायद इसीलिए वो जो टेंडर मैंने बोला ना, जो सरकार ने कैंसिल किया, उस टेंडर में जो लाइन डाली थी वो दादा ने लाई थी कि जिसका क्रैश का इतिहास है प्लेन का, उसको आप मत काम दो। But technically he was against VSR. Correct. And unfortunately he was using VSR. That was given by this government agencies called SAI and Arrow. So he tried to change things and they were not changed. Plus वो 23 का जो लेयर जेट का एक्सीडेंट हुआ मुंबई में VSR का, उसका भी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं है। वो अगर आता था तो उसके बाद भी कुछ चेंजेस होने के कारण ग्राउंड कर देते हैं कुछ, तो अजीत दादा जिंदा होते हैं। वो टेंडर अगर जो कैंसिल हुआ वो होता तो अजीत दादा जिंदा होते। तो ये जब चीज़ें है ना, ये बहुत मायने रखती है। अब जब आप ये सारी बातें बताते हैं तो पवार साहब का क्या कहना है और साथ ही साथ सुप्रिया सुले जी का क्या कहना है, क्योंकि एक तरीके से आपने इसका लीड लिया हुआ है जब ये सारी बातें आप लगातार उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि पहले दिन का उनका जो बयान है वही अब कुछ नेता अब तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि पवार साहब ने तो पहले दिन ये कह दिया था। अब पवार साहब का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जब आपने इतनी सारी बातें बताई, उन्होंने कुछ कहा? देखो उनका जो स्टेटमेंट था पवार साहब का, वो एक्सीडेंट के 3 घंटे बाद का। करेक्ट। तब तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं था एक्सेप्ट कि अजीत दादा इज़ नो मोर। और दूसरे दिन इतने सारे लोग आने वाले थे, बिकॉज पास में जब बहुत बड़ा नेता मुंडे साहब जब गुजर गए थे तब वहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था। लोगों ने वीआईपी के तरफ पत्थर मारे थे, किसी को आने नहीं दिया वगैरह, बहुत कुछ हुआ था, बिकॉज एक कन्फ्यूजन था। तो यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होता तो क्या होता, बिकॉज होम मिनिस्टर आने वाले थे, पंतप्रधान जी आने वाले थे, बहुत सारे डिफरेंट पार्टीज़ के नेता वहाँ पे आने वाले थे, और उसमें अगर कुछ होता तो पवार साहब ने एज अ स्टेट्समैन, एज अ वेरी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, कुछ ना हो इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था। बट दैट हैपेंड इन ओनली फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट। करेक्ट। उसके बाद 13 दिन गए ना, उसके बाद इन्फॉर्मेशन आया, एंड देन आई स्टार्टेड एक्सपोजिंग थिंग्स। और दूसरी बात, हम पार्टी की तरफ से ये जानबूझ के नहीं किया। रीज़न इज वी डिडंट वांट अ पॉलिटिकल एंगल टू इट। एक व्यक्ति है, एक परिवार का बंदा है, ये महाराष्ट्र का नागरिक है, कार्यकर्ता है, जो ये बात कर रहा है। तो मैंने दिल्ली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली साहब के घर पे ही की। सुप्रिया ने भी बहुत सारा स्टेटमेंट वहाँ पे दिया है कि रोज बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बड़े नेता से मैं मिला दिल्ली जाके, वो सुप्रिया के माध्यम से मैं वहाँ पे मिला। इसलिए सब लोग सेम पेज पे है, सब चाहते हैं अजीत दादा को न्याय मिले। और ये जो दिल्ली के नेताओं से आप बातचीत की है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बड़े लोग, उनका क्या कहना है? क्या वो भी इसकी गंभीरता समझ रहे हो? और अगर ये सभी लोग समझ रहे हैं तो हमारी राज्य के नेता क्यों नहीं समझ रहे हैं? उन्होंने भी इस पर गंभीरता दिखा। आपने कहा राहुल गांधी के साथ आप 45 मिनट थे और उन्होंने सभी बात को समझा, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स आया क्या उनकी ओर से कहा गया? ये देखो, उनके यहाँ से डेफिनेटली हमको एक अच्छा मार्गदर्शन वहाँ पे मिला। उन्होंने विषय को समझ लिया, वो खुद शायद पायलट भी है और उसके कारण उनको समझाने में थोड़ा इजी भी रहा। और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट किया था कि अगर आपके राज्य में न्याय नहीं मिल रहा तो ऐसे राज्य में जाओ जहाँ पे प्रशासन और शासन न्याय दे सकता है। एक स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे था। और बाकी फिर खड़गे जी जो अपर हाउस के, मुझे राज्यसभा के विरोधी पक्ष नेता हैं, उनसे मिला, सोनिया गांधी जी से मिला, अखिलेश जी से मिला, फिर जहा साहब से मिला, फिर सिंह साहब से मिला, केजरीवाल जी से मिला, ये सब लोगों से मिला, कन्नी मोड़ी उनको भी मैं मिला था कि देखो
क्या होता है, राज्य में मैं मुख्यमंत्री साहब से मिला, दोनों डीसीएम से मिला, उद्धव ठाकरे साहब से मिला, राज ठाकरे साहब से मिला, सबको मिला। ऐसे नहीं कि नहीं सत्ता में उनसे नहीं मिलना, बाकी जन से मिलते, मतलब लेट्स मेक इट पॉलिटिकल। यहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब ने सपोर्ट किया, राज ठाकरे साहब ने सपोर्ट किया, बड़े सरकार से सपोर्ट नहीं मिला। तो देन अगर ये एविएशन मंत्रालय केंद्र सरकार का विषय है, सीबीआई केंद्र सरकार का विषय है, डीजीसी केंद्र सरकार का विषय है और पार्लियामेंट चालू होता, तो वहाँ पे जाके तुम्हें प्रयास करो। फिर वहाँ पे मैंने कोशिश की, 2-3 बड़े नेताओं ने वहाँ पे भी बात, संजय राउत जी ने बात की, सामंत साहब ने वहाँ पे बात की, मनोज कुमार झा ने साहब ने वहाँ पे बात की, फिर सुप्रिया ताई और 0 आवर्स का वो चल रहा है अभी, वो भी बात करेंगे। तो इन सब ने वहाँ पे बात छेड़ी और उसी के साथ फिर मैं कर्नाटक जाने के बाद मेरा एफआईआर हुआ। तो कहाँ ना कहाँ तो भी इतने लोगों से मिलने के बाद, प्रेशर डालने के बाद, लोगों का प्रेशर आने के बाद जो भी आज तक सक्सेस मिला है उसके कारण मिला है। नहीं तो अगर हम कोई भी, आप, मैं, जो भी लोग जो पॉजिटिवली दादा के साइड से बात कर रहे, अगर हम कुछ नहीं करते तो इन बड़े नेता को न्याय नहीं मिलता। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्लस इट इज़ अ मतलब आप प्रशासन को जो बोलते हैं, मतलब गवर्निंग जो एजेंसीज होते हैं, मैं अधिकारी जो होते हैं, उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। देखो पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज जो लोग कहते थे ये मेरा दोस्त है, हम साथ में काम करते हैं, उनके तरफ से जिस तरीके से एक्शन होने चाहिए, ठीक है, सीएम साहब से अभी कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं विच इज़ वेरी पॉजिटिव, लेकिन जिस तरीके से बाकी जनों से या जिस तरीके से कुछ होना चाहिए तब वो नहीं हुआ। तो दैट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, मतलब पॉलिटिक्स हैज़ गॉन टू सच एन लेवल कि आप आपके दोस्त जो आपके साथ सत्ता में थे उसके लिए आप हेल्प नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, इस सिस्टम के खिलाफ भी है। अगर मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ तो कोई भी बड़ा नेता अगर फ़ोन करके बोल रहा है आपको सत्ता में या बीजेपी जो भी है कि मत कर, तब आप रुक जाते हो। तो फिर देन दैट अधिकारी इज़ नॉट एक्टिंग एज पर द लॉ, सो प्रेशर आया। तो अगर इस बड़े नेता के बारे में ये हो रहा है तो कल आप और मेरे बारे में तो कुछ भी हो सकता है या मैनिपुलेशन हो सकता है। हमने एक्सीडेंट नहीं किया लेकिन जानबूझ के हमारे ऊपर कुछ भी डाला जा सकता है। जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तब हमारी कुछ सुनी नहीं जाती। अगर हम समझो कल कलेक्टर ऑफिस जाएंगे तो हमारा कुछ कोई सुनेगा नहीं। कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिस जाएंगे, कल जाके अगर कोई भी पुलिस वाला बंदा रास्ते पे रुक के आपकी गाड़ी आई तो रुकायत दिया जाएगा, बोलेगे चल 100 रुपये निकाल, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम सो दैट द सिस्टम वर्क्स इन सच ए वे। तो वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर, पैसा, करप्शन, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मेरा आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड था, मैं आपसे पूछना भी चाहता था, अगर रोहित पवार जो एक एमएलए, एक सिटी एमएलए है, एक इतने बड़े परिवार से आते हैं, उन्हें उस शख्स के लिए जो इतना बड़ा नेता है उसके लिए इतना समय लगा, तो आम आदमी की क्या हैसियत है वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन जब सभी लोग चुप बैठे हुए हैं, और इससे पहले भी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं आपको डराने का कोशिश कर रही थी, आप तब भी बात कर रहे थे, अब भी बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल है, ये पर्सनल है, और क्या अब भी आपको क्या ये, अगर आपने कहा भी जैसे कि दूसरे नेताओं पर प्रेशर है, सुनेत्र पवार पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके साथ में सत्ता मौजूद है, फिर भी आप क्यों बात कर रहे हैं? ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या इसे अंत तक आप ले जाएंगे? किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखो, पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी होती है, लेकिन डिप्लोमेसी किस चीज़ में होती है? एक आध निर्णय अगर सरकार ले रहा है और आप विरोध में हो, लेकिन उस निर्णय का फ़ायदा लोगों को होगा, तो यू शुड नॉट काउंटर इट। यू शुड नॉट जस्ट आर्ग्यू फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये है प्रॉपर गुड पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। लेकिन दूसरी डिप्लोमेसी आज क्या हो रही है कि मेरा गलती वहाँ पे हुआ है, मेरा गलत तरीके का एक वीडियो है, मैंने करप्शन किया है, मैंने इलीगली वो चीज़ की, ये चीज़ की, तो प्लीज़ ये बाहर मत निकालो, तो मैं आपका सुनूंगा। कोई भी अगर कुछ बोलेगा तो उस व्यक्ति को सरकार के खिलाफ मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। सो ये जो डिप्लोमेसी है ये मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो मेरा जो स्वभाव है वो मेरा खुद का स्वभाव है, जो मेरा स्टाइल है वो खुद का स्टाइल है। अगर आप किसी को देखते हुए किसी का स्टाइल कॉपी करोगे
तो लोग कहेंगे कि ये उसका कॉपी है। तो आज की जो जनरेशन है वो खुद का स्टाइल आगे लाना चाहती है। तो मेरा स्टाइल है, अगर मुझे एक आध चीज़ गलत लगती है तो गलत है, अगर एक आध चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छी है। तो ये जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो अच्छा है या गलत है ये मैं तो नहीं बता सकता, लोग बता सकते हैं। बट सिर्फ पॉलिटिक्स इस तरीके से ही किया जाता है, इसलिए अगर मैं मेरा स्टाइल बदल लूँ और मैं सबमिसिव मोड में जाऊँ, मुझे तकलीफ़ हो सकती है, मेरे बिजनेस को तकलीफ़ हो सकती है, फिर देन पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए मुझे। नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं इन्फ्लुएंस रहूँगा। तो मैं पॉलिसीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा, लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं खुद के बारे में ज़्यादा सोचूंगा। पॉलिटिक्स में खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत अगर आपको पड़ी तो बेटर डू बिजनेस करो ना, बड़ा हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप राजनीति में आए हो तो कुछ तो विचार लेके आए। अगर आप आज ये बोल रहे हो, कल वो बोल रहे हो, आज इसको अच्छा बोल रहे हो, कल उसके खिलाफ बोल रहे हो, तो फिर ये स्टाइल मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन चलेगी। और दूसरी बात, लोग बदल रहे हैं, ठीक है, करप्शन बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है और वही पैसा इलेक्शन के वक्त बाहर आ रहा है। बट एक नई जनरेशन वहाँ पे आ रही है, जेनजीज अभी वोटिंग के लिए आ रहे हैं, यूथ अभी वोटिंग के लिए नहीं जाते थे, बट नाउ दे आर थिंकिंग टू वोट। करेक्ट। तो व्हेन सच पीपल, जो दुनिया देखी है, जिन्होंने खुद का ओपिनियन वहाँ पे अभी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और डरते नहीं, ये जब वोटिंग के लिए आएंगे, जब सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आवर स्टेट एंड आवर कंट्री वुड चेंज फॉर गुड। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी की मैंने इतने सारे सवाल पूछे, पॉलिटिकल भी थे, और जो आपने स्टाइल की बात की, अगर आप चाहते तो डिप्लोमेटिक आंसर बहुत सारे सवालों का दे सकते थे जो लोग समझ भी जाते, लेकिन आपने जिस तरह से डायरेक्टली कई सारे सवाल उठाए, कई सारे बातें रखी और इतनी कोइंसिडेंसेस की बात की, दोस्तों ये मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको डराना भी चाहिए, आपको एक तरीके से समझना चाहिए कि इतना बड़ा नेता अगर उनकी मौत के बाद उनके ही साथियों को इतना समय लग रहा है केवल एक एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो इस राज्य में आपकी और मेरी क्या हैसियत है। और उसके लिए एक शख्स लगातार दिल्ली से लेकर मुंबई, विपक्ष के नेताओं से लेकर सत्ताधारी पक्ष के नेताओं के पास जा रहे हैं और अब भी उनका कहना है कि इस पूरे मामले को वो आगे तक ले जाएंगे। लेकिन क्या जितने कोइंसिडेंसेस इसे माने या एक सोची समझी साजिश माने, इस पूरे चीज़ पर जिस तरह से बातें सामने आई हैं, और यही तो इनकी मांग है कि ये कोइंसिडेंस है या साजिश है, इसकी जाँच की जाए। तो उससे डर क्यों? और इसकी लड़ाई आप सोचिए, महाराष्ट्र के असेंबली से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक उठी है और तब जाकर 2 महीने बाद एक 0 एफआईआर दर्ज होती है। तो ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या दर्शाता है। लेकिन ये जो लड़ाई है वो लगातार रोहित पवार जी की जारी है और इसके ऊपर जब भी रिपोर्टिंग होगी वो हमारी ओर से की जाएगी। लेकिन ये जो पूरी जानकारी थी, मुझे लगा आपके सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने बातचीत की। दर्शकों, आप इस पूरे जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, मेरे साथ थे रोहित पवार जी। आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।